उस लाल गुलदस्ते को जब मम्मी फेंक रही थी, मैंने एक गुलाब चुराकर अपने पास रख लिया था। वो अब भी मेरे पास है, अब भी महकता है। पहले प्यार की निशानी है ना। बहुत सालों पहले ये सब हुआ था, यकीन नहीं होता। लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं अपनी छत पर पापड़ सुखा रही थी कि बगल वाली छत से कीचड़ लगी एक गेंद आकर कई पापड़ खराब कर गई। मम्मी ने चिल्लाकर पूछा, कौन है, सामने आओ, अभी ठीक करती हूँ। डरते डरते सामने आया एक सीधा साधा लड़का जिसकी हालत खराब थी। डर तो मुझे भी लग रहा था कि बेचारा पीटा जाएगा, लेकिन उस लड़के के पीछे खड़ी उसकी मम्मी को देखकर माहौल ही बदल गया। माला, तुम यहाँ? मम्मी बाहें फैलाए उस ओर दौड़ पड़ी। यही हालत माला आंटी की भी थी। बचपन से ही मैंने मम्मी के मुंह से उनकी सहेली माला का नाम इतनी बार सुना था कि इनके रिश्ते की गहराई अच्छी तरह पता थी। नमस्ते आंटी, मेरे बोलते ही उन्होंने टोक दिया। आंटी नहीं, मौसी बोलो, हम दोनों सहेलियां नहीं, बहनें हैं। जिस समय दोनों सहेलियां खिलखिलाकर पुराने दिनों का हिसाब चुकता कर रही थी, उसी समय एक जोड़ी निगाहें मुझे छुप छुप कर देख रही थी। मुझे ये भी पता था। हमारा परिचय हुआ तो पता चला कि हम दोनों ही कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे। माला आंटी इस शहर में साल भर के लिए आई थी। धीरे धीरे दोनों घर एक ही घर बन गए थे। हमारे यहाँ खीर बनती तो वहाँ जाती, वहाँ छोले भटूरे बनते तो हमारे यहाँ भेजे जाते। खाना इधर से उधर करने का काम करने वाले दो डाकिये कब दोस्ती की राह पर निकल पड़े पता ही नहीं चला। वो तो भला हो फ्रेंडशिप डे का, जिसके चलते हमारे रिश्ते को एक नाम भी मिल गया। मेरी सबसे प्यारी दोस्त के लिए आलोक ने कॉलेज जाते समय मुझे चुपचाप वो कार्ड पकड़ा दिया था, जिसके जवाब में मैंने घर के बगीचे से एक सफेद गुलाब तोड़कर उसके कमरे में जाकर रख दिया था। अब हमारे बीच रंगों का खेल शुरू हो चुका था। अगली बार मुझे मिला एक गुलाबी रंग का गुलाब, और उसके बाद दीपावली की रात में छत पर दीपक रखने गई थी। पता नहीं कैसे ठीक उसी वक्त आलोक भी छत पर आ गया था। आज बहुत प्यारी लग रही हो, 1 मिनट यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। मुझे वहां रोककर वो अपनी छत पर गया और पल भर में ही कुछ लेकर वापस भी आ गया। क्या है, दिखाओ तो। उसने मेरी आंखें बंद कर दी। पल भर में ही गुलाबों की महक मेरे आसपास फैल गई। ये कितना सुंदर है। मैं हैरत से उस गुलदस्ते को देख रही थी जो दिल के आकार का था और लाल गुलाबों से बना हुआ था। तुमको पसंद आया? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, घर से आती मम्मी की आवाज मुझे चौंका गई। मम्मी बुला रही हैं। मैं गुलदस्ता लेकर सीढ़ी की ओर बढ़ी। तभी अपनी बुद्धि पर तरस आया। इसे लेकर घर जाऊंगी। वापस छत पर आकर एक ड्रम के अंदर छुपा दिया। आलोक की हंसी सुनाई दी। मेरे दिल का तुमने ये हाल किया? किसको पता था कि हम दोनों के दिल का यही हाल होने वाला था। अगली सुबह मम्मी ने पापा को छत पर ले जाकर वो गुलदस्ता दिखाया था। अदालत लगी हुई थी। कटघरे में खड़ी थी मैं। मुझे नहीं पता किसका है ये, कोई छुपा गया होगा। मैं इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं पाई। मम्मी शायद कुछ समझ रही थी, तब तो कुछ नहीं बोली, लेकिन रात में मेरे कमरे में आकर सब कुछ साफ साफ कहती गई। तुम्हें वो गुलदस्ता आलोक ने दिया है ना? तुमको शर्म नहीं आई? माला को मौसी कहती हो और उसके बेटे से। ये आप क्या कह रही हैं? पहली बात तो हम दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। दूसरी बात है कि माला आंटी आपकी सहेली हैं, बहन नहीं। विद्रोह का ये स्वर मम्मी के लिए खतरे की घंटी थी। उन्होंने हमारे बीच के सारे पुल ध्वस्त कर दिए। हमारा उनके यहाँ आना जाना लगभग बंद हो गया। उनकी माला आंटी से कहासुनी भी हो गई। हमारी छत के बीच एक ऊंची दीवार भी उठ गई। मुझे याद है जिस दिन उनका सामान यहाँ से जा रहा था, वो आलोक के साथ मिलने आई थी। मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मम्मी तटस्थ बैठी थी। आलोक ने मम्मी के पैर छुए। मैं माला आंटी के गले लगकर रो पड़ी। जाते समय आलोक ने मुझे एक निगाह भरकर देखा था। वो निगाह कभी भूलती नहीं। अरे, एक बात तो मैंने बताई ही नहीं। उस लाल गुलदस्ते को जब मम्मी फेंक रही थी, मैंने एक गुलाब चुराकर अपने पास रख लिया था। वो अब भी मेरे पास है, अब भी महकता है। पहले प्यार की निशानी है ना। ससुर टीवी पर समाचार देख रहे थे। बच्चे स्कूल में थे और वो खुद को दीवारों में टांग चुकी थी। थकान उसकी उंगलियों में उतर आई थी, पर फिर भी उसने सबके खाने की तैयारी की। जब खुद खाने बैठी तो सब्जी ठंडी और रोटी सूख चुकी थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोसन माधवी दीदी थी। अरे अनाया, तू तो दिन भर काम में घुसी रहती है, कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया कर। अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो वही मुस्कान थी जो चेहरे पर होती है पर दिल में नहीं। समय, मेरे हिस्से में बस झाड़ू और बर्तन लिखे हैं दीदी, उसने धीरे से कहा।
शाम को जब बच्चे लौटे तो उनके लिए दूध, स्नैक्स और होमवर्क का पहाड़ तैयार था। रोहन आया तो फोन पर किसी से हंसकर बात कह रहा था। आज ऑफिस में बहुत काम था? अनाया ने पूछा। वो बोला, हाँ थक गया हूँ, और सीधा टीवी ऑन कर दिया। अनाया कुछ कहना चाहती थी। मैं भी थक गई हूँ रोहन, पर उसने होठों को चुप करा दिया, क्योंकि उसे मालूम था उसके थकने का हक इस घर में किसी ने दिया ही नहीं। रात गहराने लगी। बच्चे सो चुके थे, सास ससुर अपने कमरों में। अनाया अभी भी रसोई में थी। गैस बंद कर रही थी, सिंक साफ कर रही थी, अगले दिन की सब्जी काट रही थी। अचानक उसका सिर चकराया। उसने दीवार का सहारा लिया। गला सूख गया था, आंखें भारी हो गईं। वो कुर्सी पर बैठ गई और पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे रोहन की नींद खुली। रसोई की लाइट जल रही थी। वो झुंझलाया, ये अभी तक क्या कर रही है? वहां गया तो देखा अनाया सिर झुकाए बैठी है, बिल्कुल स्थिर। अरे अनाया, सो गई क्या? कोई जवाब नहीं। वो पास गया, उसका कंधा हिलाया। शरीर ठंडा था। रोहन के हाथ से पानी का ग्लास गिर पड़ा। वो घबरा गया, चिल्लाया, माँ माँ। पूरा घर दौड़ा आया। डॉक्टर बुलाया गया, पर देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बस इतना कहा, शरीर पूरी तरह थक चुका था। शायद कई दिनों से बुखार में थी, पर आराम नहीं किया। रोहन के कानों में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो बड़बड़ाने लगा, पर उसने तो कभी कहा ही नहीं कि वो बीमार है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कहने के लिए सुनने वाला भी तो चाहिए था। सुबह सूरज निकला, पर उस घर में सन्नाटा था। रसोई की मेज पर वही आधी खाई हुई थाली रखी थी, ठंडी, सूनी और खामोश। सास अब चाय बनाते हुए रो रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतना कुछ झेल रही थी। बच्चे पूछ रहे थे, माँ कहाँ है? रोहन बस चुप था। उसने उस थाली को देखा जहां अब किसी के हाथ की रोटी नहीं रखी जाएगी। दिन बीतते गए। रसोई अब साफ रहती थी, पर उसमें वो खुशबू नहीं थी जो अनाया के हाथों से आती थी। घर चल रहा था, मगर जीवन रुक गया था। एक शाम जब रोहन ऑफिस से लौटा तो उसे अलमारी में एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, मेरी खामोशियां। उसने खोला। पहला पन्ना पढ़ते ही आंसू बह निकले। आज बुखार है, पर काम तो फिर भी करना है। अगर मैं रुक गई तो ये घर रुक जाएगा। कोई पूछेगा क्या कि मैं ठीक हूँ? शायद नहीं। मैं बस एक सिस्टम बन गई हूँ जो सुबह शुरू होता है और रात को टूट जाता है। अगले पन्ने पर लिखा था, मुझे डर है कि किसी दिन मैं गिर जाऊंगी और कोई ध्यान नहीं देगा। शायद उन्हें तब एहसास होगा कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, एक नारी की सांसों से चलता है। डायरी की आखिरी लाइन पर रोहन रुक गया। अगर कभी मेरी जगह कोई और आए तो उससे ये जरूर पूछ लेना कि थक गई क्या। बस यही शब्द किसी का जीना आसान कर सकते हैं। रोहन के हाथ कांप रहे थे। वो रोया पहली बार, शायद सच्चे मन से। उसने खुद से वादा किया कि अब किसी और महिला को उस खामोशी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। एक दिन के बाद उसने रसोई की लाइट के नीचे वो थाली संभाल कर रख दी, याद दिलाने के लिए कि एक नारी की मेहनत कभी हल्की नहीं होती, भले ही उसकी आवाज कोई सुन न पाए। अंततः हर घर में एक अनाया होती है जो सबका ध्यान रखती है, मगर खुद भुला दी जाती है। वो बोलती नहीं, पर उसके हाथ, उसकी आंखें और उसकी थकान रोज चीखती हैं। कभी उसके पास बैठकर बस इतना पूछ लेना कि थक गई क्या, क्योंकि यही सवाल किसी की जान बचा सकता है। जब से तुम गए हो, तभी से मैं बड़ी घुटन और मानसिक अवसाद में जी रही हूँ। बार बार एक ही बात मुझे बेध रही है कि तुम बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने के बावजूद मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई। अनिरुद्ध माँ का 12वां संपन्न होने के बाद सुबह ही मेरठ से लौटा था। सीमा और बच्चे भी उसके साथ ही मेरठ गए थे, पर बच्चों की अनिश्चितकालीन स्कूल हड़ताल के कारण आते समय सीमा बच्चों के साथ अपने पीहर अलीगढ़ उतर गई थी। घर लौटने के बाद भी माँ की छवि बार बार आंखों के समक्ष घूम जाती थी। माँ इस तरह चली जाएगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। माँ की मृत्यु के सप्ताह भर पहले ही तो वो दशहरे की छुट्टियों में 3 दिनों के लिए माँ से मिलकर आया था। दशहरे की छुट्टियों में माँ ने उसे, उसकी बहन ऋचा और मौसी की लड़की नेहा को सपरिवार अपने पास बुलाया था। उन 3-4 दिनों में सबके एकत्रित होने से घर में कितनी चहल पहल हो गई थी। उन लोगों ने बहुत मौज मस्ती की थी। माँ तो सबको एक साथ देखकर भाव विभोर हो गई थी।
सबकी फरमाइशें पूरी करते करते थक कर चूर हो जाती, पर उनके चेहरे पर कहीं भी शिकन तक नहीं आती। उस समय तो माँ कितनी खुश और प्रसन्न लग रही थी। भला उनको देखकर कौन अंदाजा लगा सकता था कि उनका अंतिम समय आ गया था। मौसी से फोन पर माँ के हार्ट अटैक का समाचार मिलते ही वो मेरठ के लिए रवाना हो चुका था, पर फिर भी अंतिम समय में माँ से मिलना नहीं हो पाया। ऋचा तो उससे भी 4-5 घंटे देर से पहुंची। मौसी से ही पता चला कि पिछली बार जिस दिन से वो मेरठ से रवाना हुआ था, उसी दिन से माँ एकदम उदास और खामोश हो गई थी। लेकिन मौसी ने सोचा कि उसके तथा ऋचा के चले जाने से माँ पुनः एकदम अकेली अनुभव करने लगी है, शायद 2-4 दिनों के पश्चात खुद ही सामान्य हो जाएगी। यही सोचकर मौसी ने माँ की चुप्पी को गंभीरता से नहीं लिया। पर एक रात अचानक सीने में तेज दर्द होने के साथ जब उसे दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर कोमा में चली गई, तो स्थिति की गंभीरता का पता चला। माँ को पहले तो कभी हृदय रोग की कोई शिकायत नहीं थी। फिर अचानक ये जानलेवा दौरा कैसे पड़ा? डॉक्टरों का कहना था कि किसी बात का गहरा सदमा लगने के कारण माँ का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया और मानसिक तनाव व डिप्रेशन के कारण उनको दिल का दौरा पड़ गया। माँ को किस बात का सदमा लगा होगा? बहुत सोचने और सबको पूछने पर भी वो पता नहीं कर पाया। हाँ, मौसी ने ये जरूर बताया था कि अपनी मृत्यु के एक दिन पहले ही माँ ने उसके नाम एक पत्र उनके नौकर के हाथ पोस्ट करवाया था। शायद उसमें उसने अपने मन की बात लिखी हो। ट्रेन की 2 घंटे लेट होने के कारण घर पहुंचते ही वो नहा धोकर ऑफिस चला गया। शाम को जब घर लौटा तो लेटर बॉक्स से कई दिन की एकत्रित डाक निकाली। एक लिफाफे पर माँ की हस्तलिपि थी। माँ ने अपने पत्र में क्या लिखा होगा, इसी उत्सुकता से उसने लिफाफा खोला तो माँ का लिखा एक विस्तृत पत्र मिला। वो एक ही बार में पूरा पत्र पढ़ गया। माँ ने लिखा था, अचानक मेरा पत्र पाकर शायद तुम्हें आश्चर्य होगा। कई वर्षों से मेरी लिखने की आदत सी छूट गई है। आज भी पत्र लिखने के पूर्व मन में कई विचार आ रहे थे। तुम्हें अपने मन की बात कहूँ या नहीं, इसी ऊहापों में 3-4 दिन निकल गए, पर आज मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और तुम्हें पत्र लिखने बैठ ही गई। जब से तुम गए हो तभी से मैं बड़ी घुटन और मानसिक अवसाद में जी रही हूँ। बार बार एक ही बात मुझे बेध रही है कि तुम बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने के बावजूद मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई कि मैं तुम लोगों को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाई। तुम्हारे जन्म से लेकर आज इस पल तक मैंने तुम्हारे हित में सोचने, समझने और चिंता करने में ही व्यतीत किया है। अब तक तो मैं इसी भ्रम में जी रही थी कि मैं उन सौभाग्यशाली माताओं में से एक हूँ जिनके बच्चे उनसे पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। पर उस दिन तुम्हारी बातों को सुनकर मैंने अनुभव किया कि मेरी सोच कितनी त्रुटिपूर्ण थी। तुम्हारी एक छोटी सी बात ने मुझे पुनः अपने जीवन की डायरी को पढ़ने के लिए विवश कर दिया। आज जब अपने अतीत के पृष्ठों को पलटते हूँ तो मेरा सारा जीवन वृत्त एक चलचित्र की तरह मेरी आंखों के समक्ष जीवंत हो उठता है। मेरा बचपन बहुत सहज और सरल था। एक भाई और 2 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण घर में मुझे सभी का भरपूर प्यार मिला। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, अतः हमारी शिक्षा दीक्षा सैनिक स्कूल में हुई। घर में भी सैनिक वातावरण होने के कारण हम बहुत अनुशासन और अंकुश में रहे। इस तरह अपने अभिभावकों के मार्गदर्शन, परस्पर स्नेह और आत्मीयता के वातावरण में बचपन कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। जब मैंने बीए कर लिया तो घर में मेरी शादी की बात चलने लगी। उन्हीं दिनों किसी शादी ने तुम्हारे दादा दादी ने मुझे देखा तो तुम्हारे पापा के लिए मेरा हाथ मांगा। तुम्हारे पापा का व्यक्तित्व और रूपदाब देखकर मेरे अभिभावक इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने बिना पूरी तहकीकात किए इस रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। वास्तव में तुम्हारे पापा का व्यक्तित्व था भी इतना प्रभावशाली कि मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझने की भूल कर बैठी। पर मेरी खुशियाँ बहुत ही क्षणिक थी। शादी के तुरंत बाद ही मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा को विवाह जैसे बंधनों में बंधने की कभी कोई चाह नहीं थी। मुझसे विवाह करना तो मात्र एक सामाजिक मजबूरी और अपने अभिभावकों की इकलौती संतान होने के कारण उनकी इच्छाओं को पूरा कर अपना कर्तव्य निभाने की विवशता थी। हमारी शादी की रात ही उन्होंने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि उनका जीवन अपने अध्यापन और लेखन को ही समर्पित है और मैं उनसे गृहस्थी चलाने में विशेष सहायता की अपेक्षा न रखूं तो बेहतर होगा। तुम्हारी पापा की स्वयं के प्रति इतनी बेरुखी और उदासीनता देखकर मैं हतप्रभ रह गई थी। अपनी मजबूरी, अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर उन्होंने मुझे क्यों चढ़ाया ये मैं चाहकर भी उनसे नहीं पूछ पाई। शादी के दूसरे दिन से ही तुम्हारे पापा ने विश्वविद्यालय जाकर अपनी दैनिक जीवनचर्या शुरू कर दी थी। मेरी प्रति भी उनका कोई दायित्व है इसकी परवाह उन्होंने पहले दिन से करना छोड़ दिया। इस तरह एक अनजान शहर में अनजाने लोगों के बीच मैंने अपना जीवन सफर प्रारंभ किया
और मन में प्रण किया कि अपने त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा से तुम्हारे पापा को अपना बनाने में सफलता प्राप्त कर लूंगी। पर वो तो मेरे भावुक मन की आत्म प्रवचना मात्र थी। ऐसा यथार्थ में कब होता है? जिस रिश्ते की नींव ही खोखली हो, उस पर बुलंद इमारत खड़ी करने का सपना देखना मूर्खता ही तो होती है। इस बीच एक दिन तुम्हारे आगमन की सूचना ने जहां मेरे सूने मन के आंगन में फिर से आशा की किरणें बिखेरी, वही तुम्हारे पापा ने इसे अपने भावुक क्षणों की लापरवाही मानकर तुम्हारे आगमन का मार्ग अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास किया। मेरी अनिच्छा के बावजूद वे मुझे डॉक्टर के पास ले गए, पर शायद ईश्वर को मुझ पर रहम आ गया। तभी तो उस लेडी डॉक्टर ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए गर्भपात के लिए मेरी शारीरिक अवस्था उपयुक्त न होने का बहाना बनाकर तुम्हारे आगमन का मार्ग प्रशस्त करा दिया। इस तरह तुम्हारे पापा की इच्छा के विपरीत तुम्हें इस जग में लाने में मैं सफल हो पाई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम्हारे सुंदर सलोने मुखड़े, मासूम किलकारियों और नन्ही नन्ही प्यारी हरकतें तुम्हारे सख्त हृदय पिता को घर परिवार के बंधन में बांध लेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वे तुम्हें कभी कभार खिलाते जरूर थे, पर तुम्हारे प्रति अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी उन्होंने कभी नहीं निभाई। बीमार पड़ने पर चाहे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना हो, तुम्हारे लिए बाजार से दूध का डिब्बा या दवाई लाना हो, या समय समय पर तुम्हारा टीकाकरण करवाना हो, सब कुछ मुझे ही करना होता था। जब तुम 3 साल के हुए तो तुम्हें किस स्कूल में भर्ती करवाया जाए, इस विषय में मैंने तुम्हारे पापा से सलाह मशवरा करना चाहा, क्योंकि कम से कम शिक्षा से संबंधित बातें तो उनके क्षेत्र और रुचि से संबंधित थी। पर तब भी उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। इस तरह जब जब उनसे एक पिता का दायित्व निभाने का प्रश्न उपस्थित होता, वे हमेशा खुद को अलग कर देते। इस बीच जब ऋचा का आगमन का अंदेशा हुआ, तो फिर एक बार तुम्हारे पापा ने उसके आगमन का मार्ग अवरुद्ध करने का भरसक प्रयास किया। पर तब तक विवाह के 5 साल व्यतीत हो जाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं ऐसा कोई भी गलत कदम उठाने के लिए स्पष्ट इनकार कर दूं। तुम्हारे पापा अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमा रहे थे। जैसे जैसे वे यश, सफलता और कीर्ति की ऊंचाइयों को छू रहे थे, वैसे वैसे मुझसे या तुम बच्चों से और भी दूर होते जा रहे थे। मैं समाज और रिश्तेदारों की नज़रों में बहुत भाग्यशाली स्त्री समझी जाती, जिसे ऐसे सम्मानित बौद्धिक व्यक्तित्व के धनी शख्सियत की पत्नी होने का सौभाग्य मिला था। पर हकीकत क्या थी, ये मेरे सिवाय और कौन जानता था? गृहस्थी चलाने के लिए मुझे कितनी आर्थिक मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी, इसकी परवाह करने की भी उन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी। विवाह के 7 वर्ष तक मेरी गृहस्थी की गाड़ी इसी प्रकार घिसटती रही। इस बीच तुम्हारे दादा दादी का निधन हो गया। इसके बाद तो तुम्हारे पापा का जो थोड़ा बहुत घर के प्रति सम्मान था, वो भी समाप्त हो गया। उन्हीं दिनों उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक सेमिनार में अपना रिसर्च पेपर पढ़ने का निमंत्रण मिला। वे बहुत उत्साह से अपने विदेश यात्रा की तैयारी में संलग्न हो गए। विदेश जाते समय मुझे यही आश्वासन देकर गए थे कि 3 सप्ताह के बाद पुनः स्वदेश लौट आएंगे। पर वहां जाने के दूसरे सप्ताह बाद ही उनका समाचार मिला कि उनके रिसर्च पेपर को इतना सराहा गया कि विश्वविद्यालय की ओर से न केवल उन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया, बल्कि उसके बाद तो उन्होंने घर से नाता ही तोड़ लिया।